वेलकम टू एग्जाम भी बेचना। एम आई ऑडिबल? आप सभी को आवाज ढंग से आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी जुड़िएगा सारे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज, साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, ये मत सोचिएगा किसी एक परीक्षा तक ही सीमित है, अपितु कोई भी परीक्षा आपकी क्यों ना हो, वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जो ये प्रश्न पत्र है, एटी टेट जुलाई 2022 का है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर बाकी के पार्ट्स भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो व्हाट्सएप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर लिंक्स मिल जाएंगे, उनको भी देखा करें, ठीक है ना। कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है। सारे के सारे पार्ट्स देखने की कोशिश करना है। इससे आपको क्रम का पता चलता रहेगा कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आगे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है। एक और बात, प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है। मुझे किसी ने बीच में मैसेज किया था कि पढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत लेंथी हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, लेंथी तो होगा ही होगा क्योंकि आपने नए तरीके से पढ़ाई शुरू की है। जब आप थोड़ा सा बर्डन अपने आप को दोगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सी दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि पहले आपका कंफर्ट जोन अलग था। अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं तो आपको कई तरह की समस्या सामने आएगी। हो सकता है कि आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव आए और थोड़ा सा आपको तनाव महसूस हो। तो ये चीजें होती हैं, आपने इससे अपने आप को नुकसान होने नहीं देना है, प्रभावित नहीं होना है, ठीक है ना। जब आप पढ़ाई करोगे तो देखिए, 1 घंटे का लेक्चर सुबह का होता है, 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर रात वाला होता है, ठीक ना। दोनों को मिलाकर बात करें तो लगभग दिन के 2.5 घंटे होते हैं। ढाई में भी आपको लिखना पड़ता है, तो आप ऐसा सोचिए, 3 3 साढ़े 3 घंटे आपके हो जाते हैं। क्या पता 4 घंटे आपके हो जाएं। तो ये देखिए, ये चीजें कर रहे हैं तो आप आपको कुछ समय के लिए शुरुआत शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। परंतु अगर आप भविष्य की बात सोचोगे ना, तो भविष्य में आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। क्यों? एक तो आप अपनी स्टडी के लिए समय दे रहे हो, दूसरा आपके नोट्स बन रहे हैं, तीसरा आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो इन चीजों से अपने आप को दुखी नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको इससे कुछ नुकसान होगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, लाभ होगा। परंतु जो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपकी फिलहाल की दिनचर्या है, वो कंफर्ट के बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई समस्या होती है तो थोड़ा सा पढ़ने पढ़ने के साथ कुछ और कार्य भी करने हैं। पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बीच में कुछ हंसी मजाक वाली वीडियोस देख ली। किसी को कुछ घर का काम करना अच्छा लगता है वो कर लिया। कोई टहलना अच्छा लगता है तो टहल लिए, ठीक है ना। ऐसा रखना है आपने। मान लीजिए, जैसे देखिए, सुबह 1 घंटे की वीडियो होती है हमारी, ठीक है ना। तो एक एक घंटे का आप बैच बनाइए। 1 घंटा आप कंटिन्यू स्टडी करिए, उसके बीच में उठिएगा, थोड़ा सा कुछ 10 मिनट के लिए टहल लीजिएगा। 10 मिनट के लिए किसी से चर्चा करिएगा। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक एक घंटे का स्लॉट बनाने के पश्चात पढ़ते रहना है, ठीक है ना। ये चीजें आपने जरूर करनी है। इससे आपको प्रेशराइज नहीं होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई अन्य कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है मुहावरा? लोकोक्ति क्या है? कंगाली में आटा गीला। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल बताऊंगा आपको इसका। तो कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ होगा अभाव की स्थिति में हानि होना। एक तो पहले ही आपको अभाव था आपके जीवन में, उसके उपरांत आपको एक और अभाव हो गया या हानि होगी,
ये होता है इसका अर्थ। अगला देखिए 52, आधुनिक युग की मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है? एक थी मीरा, उसके उपरांत आधुनिक युग की मीरा भी किसे कहा जाता है, ये बतलाइएगा। कवित्री कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है कवित्री, मात्रा के सुधार हेतु पूछा जाता है ये। तो जो आधुनिक युग की मीरा के तौर पर जानी जाती हैं तो ये होंगी आपकी महादेवी वर्मा, विकल्प ए सही हो जाएगा। कई बार ये पूछा जाता है दक्षिण भारत की मीरा के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो आलवार संत थी ये आंडाल, इन्हें जाना जाता है दक्षिण भारत की मीरा के नाम से। प्रश्न संख्या 53, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं कौन? जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये जो प्रकृति के संबंध में और प्रकृति से जुड़कर बहुत सुंदर रचना करते हैं, जिस प्रकार से अंग्रेजी अंग्रेजी साहित्य में जाने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न आपसे ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इनकी पहली कविता थी गिरजे का घंटा, और सबसे प्रसिद्ध इनकी कविता है कौन सी? परिवर्तन। पल्लव इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। प्रश्न 54, अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, पंक्तियां किसके द्वारा लिखित है? बताइएगा प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो 54 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां होंगी। जो निराला है इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर प्रश्न देखिए यहाँ पर 55, भीष्म साहनी के नाटक रंग दे बसंती चोला का विषय क्या है? भीष्म साहनी का नाटक है रंग दे बसंती चोला। इसी के साथ साथ खानोश कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी इन्हीं के नाटक होंगे भीष्म साहनी के। इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तमस। जो तमस है ये सांप्रदायिकता पर आधारित है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात सांप्रदायिकता पर आधारित है। और जो इनका नाटक है रंग दे बसंती चोला, ये है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 56, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन होंगे, ये बताना है यहाँ। विधा याद रखिएगा, उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन होंगे? इलाचंद्र जोशी इसके रचनाकार होंगे। जहाज का पंछी। 57, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है ये? इसकी विधा हो जाएगी उपन्यास। किसका उपन्यास है ये मुझे चांद चाहिए? सुरेंद्र वर्मा का। यरलब व्यंजनों को क्या कहते हैं? जो ये व्यंजन है इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, यरलब। 58 का बी। अमृतलाल नागर की कृति खंजन नयन किस कवि के जीवन पर आधारित है? अमृतलाल नागर से लगभग एक प्रश्न पूछा ही जाता है हर परीक्षा में। बात करें हम इससे पिछली वाली दिसंबर 2022 का जो प्रश्न पत्र हमने डिस्कस किया था वहां पर भी पूछा गया था इनसे कि जो रामचित मानस नहीं, मानस का हंस, जो मानस का हंस है ये किसके जीवन पर आधारित रचना है? जो मानस का हंस है ये किसके जीवन पर आधारित रचना है? ये होगी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित रचना। और जो खंजन नयन है ये सूरदास के जीवन पर आधारित है, सी यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? पहले तो ध्यान रखिएगा जो ये पंक्तियां हैं किसकी होंगी? निराला जी की पंक्तियां होंगी। ये किस कविता से उद्धृत हैं? सरोज स्मृति नामक कविता से। जो सरोज स्मृति है ये निराला के द्वारा रचित प्रथम शोक काव्य है हिंदी साहित्य के अंतर्गत।
इनकी पुत्री थी सरोज, उनके जीवन पर आधारित ये कविता होगी। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, इन्हीं की रचनाएं होंगी ये। प्रश्न संख्या 61, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? 63 बताना है किस तरह से लिखा जाता है 61 में। तो जो शुद्ध रूप यहाँ पर होगा तो विकल्प बी के अनुसार होगा। 63 इस तरह से लिखा जाता है। जो ये है ना 63, ये कैसे लिखा जाता है? शब्दों में ये वाला रूप होगा सही। अगला प्रश्न देखिए 62, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? आज की जो परीक्षा थी, आज हुई थी आपकी परीक्षा कौन सी? जेवीटी टेट की। वहां पर भी हूबहू ये प्रश्न पूछा गया था कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा होगा। 62 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आशीर्वाद। कैसे लिखा जाता है? विकल्प बी के अनुसार। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ये भी बताइएगा कमेंट करके। प्रश्न संख्या 63, महाप्राण से संबंधित है। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं ये है आपको पता? अल्प प्राण से क्या मतलब होता है? अल्प होता है थोड़ा, प्राण क्या होती है? वायु। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उस समय मुख से कम वायु निकले, थोड़ी वायु निकले, उसे कहा जाता है अल्प प्राण। जब हम मुख विवर से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा बहुत निकले, महा मतलब बहुत, बड़ी, प्राण मतलब हवा, जब मुख से ज्यादा हवा निकले तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महाप्राण कहा जाता है। हर वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, ये होता है आपका अल्प प्राण। अल्प, अल्प लिखूंगा समझ जाइएगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ये होता है महाप्राण। अब यहाँ पर देखिए आप विकल्पों को पढ़ के आपको कौन सा विकल्प लग रहा है जो महाप्राण होगा 63 में? प फ, देखिए यही है फ, प फ ब भ म, जो है ना ये, तो दूसरा है ये फ, ये बाकी च ल त, ये जो है आपके अल्प प्राण होंगे। प्रश्न है 64, आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं? वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, शब्दों को मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको। आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा। अगर आप हमारे डेली के डेली जो लाइव सेशन हमारे चले हुए हैं कोर्स में हमारे, उन्हें अगर आप देखते तो आपको पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो ग्रामर वाला सेक्शन डिस्कस किया है उसमें हमने ये चीजें आपको पहले ही बता दी हैं। ठीक है ना? आगत शब्द मतलब देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम तद्भव, सारे आपको बता दिए हैं। इस आधार पर जो 64 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, मतलब फारसी भाषा से आए हुए हैं ये शब्द। फिर प्रश्न है 65, 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहा जाता है? विकल्प में है हीरक जयंती, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती या साठोत्तरी। 65 में सही विकल्प कौन सा होगा? 65 में होगा, जब 60 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे कहा जाता है हीरक जयंती। फिर प्रश्न देखिए 66, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है निम्न में से? 66 में कौन सही होगा? संकर शब्द का मतलब होता है जहां पर दो भाषाओं के शब्दों का मेल हो, उसे संकर शब्द कहा जाता है। ये भी मैंने आपको व्याकरण वाले पोर्शन में विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। 66 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा सील,
और बंद। सीन इंग्लिश का वर्ड है, बंद हिंदी का वर्ड। प्रश्न संख्या 67, सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन होंगे? तो जो ये गीत है, ये पंक्तियां हैं, इसके रचनाकार कौन होंगे? मोहम्मद इकबाल। प्रश्न है 68, एक सड़क सतावन गलियां उपन्यास के लेखक कौन है? पहले तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत जो रचना है ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन होंगे ये बतलाना है यहाँ पर। 68, 68 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, कमलेश्वर। एक सड़क सतावन गलियां। 66 का बी होगा, सीलबंद। देखिए मैं थोड़ा सा चैट को ज्यादा उतने गौर से भी नहीं देख रहा हूँ। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ करना हो तो आप कमेंट करके रख सकते हो। आपके जो अंतिम समय में उन चैट्स को मैं ले लूंगा, ठीक है ना। बाकी अपने उत्तर जरूर साथ में देते रहें, आपने रुकना नहीं है, देते रहना है अपने उत्तर। क्यों? एक तो देखिए यहाँ से आपका PYQ वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, दूसरा क्या होता है, आपका मॉक टेस्ट भी हो जाता है। ये अच्छी बात है कि आप अपना क्रम यहाँ पर लगातार लगाए रखें, रुकना नहीं है। चाहे सही होते जाएं आपके उत्तर, चाहे गलत होते जाएं, परंतु यहाँ पर बने रहना है आपने। 69 क्या पूछा गया है, मुख्य रूप से संधियों के कितने प्रकार होते हैं? 69, संधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन। फिर 70, स्वागत शब्द में उपसर्ग है, जो स्वागत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आज एक प्रश्न पूछा गया था इस तरह से, कौन सा प्रश्न पूछा गया था बताइए, आपने देखी आज की वीडियो? प्रत्यय वाला प्रश्न था, उसमें क्या पूछा गया था, जो शब्द या वर्ण आपके शब्द के निर्माण हेतु अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रत्यय, याद रखना है। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शुरुआत में जुड़ते हैं, किसी भी शब्द की शुरुआत में। तो इस हिसाब से 70 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प एक, सु। प्रश्न संख्या 71, उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी कहावत का क्या अर्थ होगा? 71 में सही विकल्प कौन सा होगा? 71 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, दुविधा में पड़ना। उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी। फिर प्रश्न है 72, किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं? पिछले कल ही हमने इसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया था। बताइएगा, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूं आपका। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या होगा इसका सही विकल्प? ये कहा जाता है आपके भक्ति काल को। हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। 72 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। किस काल को ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बताइएगा क्या होगा इसका। किस काल को ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को।
प्रश्न संख्या 73, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पिछले कल ही बताया था ये भी मैंने आपको। 73 में जो सही विकल्प होगा क्या होगा? 73 का बताइए। 73 में जो सही विकल्प हो जाएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास को। किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास को कहा जाता है। किसकी रचना है ये? हरिऔध की रचना है ये। प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, जयद्रथ वध, चुभते चौबदे। इसमें देखिए, जो जयद्रथ वध है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। वैदेही बनवास, चुभते चौबदे, प्रिय प्रवास हरिऔध की रचनाएं हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 74, चंद्रगुप्त अजातशत्रु प्रसाद की किस विधा की रचनाएं हैं? ये भी मैंने बार बार बताया है। चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया और अपना ध्रुव स्वामिनी हो गई। ये जो विधाएं हैं सारी की सारी हैं ये विधाएं नाटक की। किसकी हैं? नाटक की, याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न, ये भी इन्हीं का आ गया। कामायनी किसका महाकाव्य है? ये बार बार बताया है मैंने। कामायनी किसका महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं? 15। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। याद रखना है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये कामायनी वाला। समय इसका 1935 का हो जाएगा। मनु, श्रद्धा, ईरा ये इसके प्रमुख पात्र हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 76, ईदगाह किसकी कहानी है? ईदगाह कहानी विदा की रचना है और किसकी कहानी हो जाएगी? ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद। प्रेमचंद है इनका वास्तविक नाम। इनकी प्रमुख कहानियां है ईदगाह, दूसरी कौन सी है? नमक का दरोगा, तीसरी कौन सी है? पंच परमेश्वर, चौथी कौन सी है? बूढ़ी काकी, पांचवी कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कफन। हाँ, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं, याद रखना, प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी ये। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हो गई, इन्हें किस में संग्रहित करके रखा गया है? मानसरोवर नामक एक रचना है, उसमें इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, याद रखना है आपने। मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित इनकी जीवनियां भी लिखी गई है। इनकी पत्नी है उनका क्या नाम है? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने इनकी जीवनी लिखी है। मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है। कलम का सिपाही, ये इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी है, इन पर आधारित। वेरी गुड। हाँ, ऐसे उत्तर दिया करें अपने। फिर है प्रश्न संख्या 77, कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना होगी? 77 में सही विकल्प कौन सा होगा? बताया था मैंने पहले, ये प्रश्न भी आपको रिपीटेड प्रश्न है, नया प्रश्न नहीं है। जो कवितावली है तुलसीदास की रचना होगी ये। कवितावली, रामचरितमानस, रामलला नहछु, हनुमान बाहुक, गीतावली, ये जो रचनाएं हैं सारी की सारी तुलसीदास की रचनाएं होंगी। सबसे प्रसिद्ध जो रचना है तो वो है आपकी रामचरितमानस। विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास की ही रचना होगी। केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हो विचित्रात। किसकी पंक्तियां हैं? केशव कही ना जाए का कहिए। यहाँ देखिए, कई बार ये यहाँ पर ये भी दिया जाता है केशवदास भी। इस समय तो केशवदास नहीं है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सीधा सीधा लगा लोगे तुलसीदास ही पंक्ति की रचनाकार तुलसीदास हैं। परंतु अगर यहाँ पर ये रखा जाता कि क्या ये केशवदास की पंक्ति तो नहीं है, तो बहुत से बच्चे क्या कर लेते? केशवदास ही इसका टिक कर लेते, तो केशवदास तो नहीं होना था। ठीक है, अगला देखिए, अशब, तुरंग है, सैंधव किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये जो पर्यायवाची शब्द होंगे किसके होंगे? अशब से तो आप समझ गए होंगे। कई बार अगर एक ही पर्यायवाची शब्द दिया जाता है तो कंफ्यूजन होती है समझने के लिए। अब यहाँ पर चार चार दिए गए हैं, अशब, तुरंग है, सैंधव।
तो ये होंगे सारे के सारे घोड़े के पर्यायवाची। 79 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, घोड़ा। प्रश्न संख्या 80, प्रारूपण किस पुरुष में लिखा जाता है? जो प्रारूपण होता है किस पुरुष में लिखा जाता है? अन्य पुरुष में। 80 का सही विकल्प हो जाएगा सी, अन्य पुरुष में लिखा जाता है प्रारूपण। प्रश्न संख्या 81, अ से लेकर अह तक कितने स्वर हैं? मूलतः ये पूछा गया स्वरों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है प्रश्न को, नॉर्मली उत्तर यही होगा। वेरी गुड, ऐसे ही उत्तर देते रहिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आपका आना चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो, इससे मैटर नहीं है, उत्तर आपको देना है। तो जो 81 में सही विकल्प हो जाएगा, स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, टोटल वर्ण 52 है। प्रश्न संख्या 82, सुदामा पांडे धूमिल की पहली काव्य प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? तो 82 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक, ये इनकी पहली काव्य पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई थी इनके रहते रहते। बाकी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, ये दोनों भी इनकी रचनाएं हैं, इनका काव्य संग्रह है ये। मोचीराम, नक्सलबाड़ी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कबीर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। 83 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका महान। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, विकल्प सी। कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा? पिछले कल ही बताया था मैंने आपको ये। 84 में बीजक। किसने इसका संकलन किया था ये बताइएगा आप। विनय कविता के रचयिता कौन है? विनय नामक की कविता है, इसके रचनाकार कौन होंगे वो बताना है यहाँ पर। जो विनय नामक कविता है ये लिखी गई है निराला के द्वारा। 85 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी। ये देखिए, बार बार इस प्रश्न को मैं रिपीट करता था ना आपको। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में है 7 कांड। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, लंका कांड। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? प्रथम राष्ट्र कवि, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है ये बताइएगा 87 में। 87 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कई प्रसिद्ध प्रबंधात्मक कृतियां लिखी गई है, जिनमें जो प्रसिद्ध नाम आता है तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया आपकी साकेत, दूसरा कौन सा है? साकेत के साथ साथ इनकी जो प्रसिद्ध रचना है और तो वो है आपका भारत भारती। और कौन सी है वो बताइएगा। प्रश्न संख्या 88, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। जो स्वर ध्वनि है इनके प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर ध्वनियों के प्रकार देखिए, स्वर ये भी है, दीर्घ ये भी है, प्लुत ये भी है। इस आधार पे जो सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। 88 का सही विकल्प क्या होगा? 88 का सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
प्रेमचंद के उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है? जो मुंशी प्रेमचंद है, इनके उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है, ये बताना है यहाँ पर। 89 का हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। पहले मुंशी प्रेमचंद, क्या हो गया ये, पहले मुंशी प्रेमचंद आदर्शवादी थे और बाद में ये यथार्थवादी हो गए। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो जो सिद्ध थे इनकी कुल संख्या कितनी बतलाई गई है? बार बार ये प्रश्न रिपीट किया है मैंने, 84, और पूछा भी जाता है बहुत बार, ये ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, आगे भी डेफिनेट पूछा जाएगा। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9, आलवार भक्तों की संख्या 12। नए नाथ भक्तों की संख्या कितनी है ये भी मैंने बताया था एक वीडियो में, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। 91, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, किसकी पंक्तियां हैं ये? 91 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 91 का, तो वो हो जाएगा आपका रस खान की ये पंक्तियां होंगी। किसकी? रस खान की। आगे मैं आपको रस खान जी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, जब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 92, रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? पीछे मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है, जब मैंने एक्सप्लेनेशन की थी। 92 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका शांत रस। रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 93, कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया किसकी रचना है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये किसकी रचनाएं होंगी? 93 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प केशवदास की। केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555 में जन्म हुआ था। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, रीतिकाल में नहीं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ? पहले तो ध्यान रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। कब इसकी स्थापना की गई? 94 में कौन सा होगा उत्तर? 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, विलियम बेंटिंग के द्वारा, जॉन गिलक्राइस्ट के नेतृत्व में। छायावाद के कालखंड का अंतिम वर्ष क्या माना जाता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था छायावाद के बारे में, जो समय क्या है। जो शुरुआती दौर के हमारे लेक्चर हैं लाइव, उसमें मैंने बताया है आपको सारा का सारा ये। तो 95 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 1936। कई बार 1938 भी बता दिया जाता है, तो घबराने की बात नहीं, एक ही बात है। प्रश्न संख्या 96, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? व्यंग्यपरक रचना है ये, ठीक है ना, निबंध भी कहेंगे तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। 96 में कौन सा विकल्प सही होगा? शिव शंभू का चिट्ठा, ये आपका बाल मुकुंद गुप्त की निबंधात्मक रचना होगी, और इसमें किस अंग्रेज शासक का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है? लॉर्ड कर्जन का। 97, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, नया प्रश्न नहीं है। तो 97 में जो सही विकल्प होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? ये बताइएगा आप। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन होंगे? इंशाअल्लाह खां, रिपीटेड प्रश्न। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? जो मुंशी प्रेमचंद है, इनकी अंतिम कहानी, तो इनकी जो अंतिम कहानी होगी तो वो हो जाएगी कफन। कफन, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, इन्हीं की कहानियां होंगी। प्रश्न संख्या 100, मानुष हाउ तो वही रस खानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के गवारन, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो जो ये पंक्तियां होंगी
ये हो जाएंगी रसखान जी की पंक्तियां। जाति से रसखान मुसलमान थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य भक्ति थी, काफी समर्पण रखते थे ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किसके ऊपर? पी वाई के ऊपर, हमारा पी वाई क्यू का लेक्चर था ये। अब हम जाएंगे यहाँ पर, आज पिछले कल हमने क्या पढ़ा? ज्ञान मार्गी धारा, संत काव्य धारा। आज जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम निर्गुण धारा प्रेम मार्गी, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप विश्राम करिए और पानी इत्यादि पीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपको स्टॉप होना चाहिए। मैंने बताया था ना, जब भी आप पढ़ते हो बीच में 1 घंटे के बाद आप स्टॉप ले सकते हो, 45 मिनट बाद आप स्टॉप ले सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे स्टॉप लेना है। क्यों? लगातार पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस हो जाती है और कई बार चीजें समझ नहीं आने लगती है, इसलिए आपको 5 मिनट का स्टॉप लेना तो जरूरी होता है। ठीक है, तो पानी पीजिएगा। तो चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा या प्रेम मार्गी धारा या सूफी धारा या फिर सूफी शाखा। जो थोड़ा सा कैसे समझाऊं मैं आपको, चलिए यहाँ पर बोल के ही समझा देता हूँ। जो हमारा भक्ति काल है, मुख्यतः ये कितने भागों में विभाजित किया गया है? हमारा भक्ति काल मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। एक होगी इसकी निर्गुण धारा और दूसरी होगी इसकी सगुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। इसी तरह से जो निर्गुण धारा है, ये भी 2 भागों में बंटा हुआ है। एक धारा इसके अंतर्गत होगी संत काव्य धारा, और दूसरी कौन होगी इसके अंतर्गत? प्रेम मार्गी धारा या प्रेम मार्गी शाखा। ये तो आ गया निर्गुण धारा के अंतर्गत। और जो दूसरी तरफ है सगुण काव्य धारा, ये भी जो आगे 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी? एक तो होगी कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरा कौन सा हो गया? राम भक्ति काव्य धारा। इस तरह से जो भक्ति काल है मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। आगे जाके 2-2 के भी 2-2 हो जाते हैं, तो 4 धारा इसकी उत्पन्न हो जाती हैं। निर्गुण धारा से 2 निकले संत काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा, और जो सगुण धारा से निकला कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका ये आपकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए, तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। अब आगे देखिए, भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है ये। यहाँ पर देखिए, सूफी धर्म का संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। जैसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म ये आगे बंटा 2 भागों में। कौन कौन से? शरा, जिन्हें सनातनी भी कहा जाता है, बेशरा जो सूफी हैं। और जो सूफी या बेशरा है, ये आगे कई भागों में बंटे। एक तो हो गया चिश्ती संप्रदाय, दूसरा हो गया सुहारवर्दी, तीसरा हो गया कादरी, चौथा हो गया नक्शबंदी। ठीक है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। आगे फिर जो चिश्ती संप्रदाय है, ये आगे 2 भागों में बंटा, साबरी और निजामी। सुहरावर्दी ये जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्लाम शाही। कादरी ये बंटा 2 भागों में, वहाबिया और रजाकिया। इस प्रकार से ये आगे रूप आता है। फिर क्या है आगे? प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। जो प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं,
इनकी जो संक्षिप्त रूपरेखा है इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर संप्रदाय दिया गया है, यहाँ पर उसके आदि प्रवर्तक दिए गए हैं, यहाँ पर भारत में उसके प्रवर्तक कौन थे संप्रदाय के, और संप्रदाय का समय क्या था, ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए, संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। आदि प्रवर्तक कौन थे इसके? अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में प्रवर्तक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समय क्या है इसका? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये हो गया एक। दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? सुहरावर्दी संप्रदाय। जो सुहरावर्दी संप्रदाय है, आदि प्रवर्तक के बारे में इसकी जानकारी नहीं मिलती है, परंतु भारत में इसके प्रवर्तक थे जलालुद्दीन सुर्खपोश। जलालुद्दीन सुर्खपोश। समय क्या है? 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसी प्रकार से आगे आया कादरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कादरी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक या आदि प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इसके प्रवर्तक कौन होंगे? बंदगी मोहम्मद गौस। समय इसका 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इसके पश्चात अगला जो नाम आएगा यहाँ पर संप्रदाय का, तो ये आएगा नक्शबंदी संप्रदाय। क्या? नक्शबंदी संप्रदाय। आदि प्रवर्तक है इसके बहा-अल-दीन नक्शबंद, और भारत में प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग। समय क्या है इसका? 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये रखना आपने याद, यहां से आपको एक प्रश्न पूछा ही जाएगा परीक्षा में। सगुन धारा की दो शाखाएं हैं, नाम देखिए इनके। एक तो क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरी है राम भक्ति काव्य धारा। ये दो हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, इसके भी दो भाग हैं। एक है आपका संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, तसव्वुफ किसे कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं सूफी दर्शन को। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में क्या मत है? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में क्या मत है? तो यहाँ देखिए, मूल शब्द ये है, अर्थ ये है। यहां से भी आपको पूछा जाएगा प्रश्न। बीच बीच में आपकी कई बार क्वेरी रहती है, आपने कोर्स लिया हुआ है, आपको आगे जाकर बुक्स लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, अपने पास बुक्स पड़ी हो तो अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप कोर्स लोगे ना, तो मैं 101% आपको लिख के दूंगा, टैट आपका डेफिनेट हो के रहेगा। कमीशन के लिए आप अपनी पुस्तकें लेके रखिएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कमीशन थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है ना। अपनी पुस्तकें हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टैट आपका बिना पुस्तकों के लेके ही होगा, ठीक है ना। इनसे पढ़िए, आपका टैट हो जाएगा। जो मैं आपको कोर्स में करवाऊंगा उससे आपका टैट डेफिनेट हो जाएगा। देखिए, मूल शब्द क्या है? सूप। क्या है? सूप। अर्थ क्या निकलता है सूप का? सूप का अर्थ होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। ये जो क्या है, ये शब्द हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किन से हुई है, इसके संबंध में ये शब्द बताए गए हैं, ठीक है। कोई कहता है सूप से इसकी उत्पत्ति हुई है, कई कहता है सब से हुई है, कई कहते हैं सुफा से हुई है, कोई कहता है सोफिया से हुई है, कई कहते हैं सफा से। ये जो सारे के सारे शब्द हैं, ये उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार है सूफी के। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द भी दिए गए हैं, मूल शब्द, और इनके अर्थ भी दिए गए हैं। क्यों? ये हमें परीक्षा के आधार पर पढ़ना है, तब आपको बता रहा हूँ। सूफ का अर्थ तो हो गया ऊन, और फिर सफ का अर्थ क्या हुआ? सफ का अर्थ होता है पंक्ति। सूफा का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। सोफिया का क्या अर्थ होता है? विद्या। सफा का क्या अर्थ होता है? पवित्र या निर्मल। ठीक, याद रखना है, नोट करना है, परीक्षा में आते हैं ये। एक और बात आपको बता देता हूं मैं, कई बार ऐसा होता है 2 लेक्चर आपको दिन में मिल रहे हैं, सुबह वाला लेक्चर आप नहीं देख पा रहे हैं।
देखना है उसे किसी भी आधार में मिस नहीं करना है। क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से आपको, लेक्चर आप मित्रों दोनों देखिए, सुबह वाला भी देखिए और रात वाला भी देखिए। नोट्स अगर आपने बनाने हैं तो एक टाइम वाले के बनाइएगा नोट्स। चाहे नोट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो मॉर्निंग वाले लेक्चर के नोट्स बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वाले के नहीं बनाना चाहते तो जो हमें इस समय जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसके नोट्स बनाइए। एक के नोट्स आपने बनाने ही हैं, कंपलसरी हैं किसी भी हालत में। दोनों के नोट्स मत बनाइए, थोड़ा सा लेंथी आपको हो सकता है। एक के तो आप किसी भी हालत में नोट्स बनाइए, परंतु एक सेशन में क्या है, आपने तन मन धन से सुनना है। ऐसा नहीं करना है कि साथ में आप किसी से बातें भी कर रहे हैं और लेक्चर भी सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। कभी भी अगर आप पढ़ने बैठते हो अपने लिए 2 घंटे निकाल लीजिएगा, निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। चाहे आप, होता है कि मतलब कामकाजी होते हैं, ठीक है, सारे ही कामकाजी होते हैं, परंतु कई जैसे होते हैं, कई तो स्पेशल पढ़ने के लिए जाते हैं विश्वविद्यालयों में, या फिर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। कईयों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वो भी अपने दिनचर्या में पूरे दिन भर में अपने लिए 2 से 4 घंटे निकाल ही सकता है। चाहे आप मॉर्निंग का सेशन लीजिए, का चाहे आप दिन का सेशन लीजिए, चाहे आप इवनिंग का सेशन लीजिए, चाहे नाइट का सेशन लीजिए, 3-4 पहरे आपके पास है। इस तरह से आप टाइम निकाल के 2 से 4 घंटे अपने लिए निकालिए। सुबह वाला अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं है, मत करिए, परंतु सुनना उसे है तन मन धन से। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल होना चाहिए या फिर आपका लैपटॉप होना चाहिए और दूसरे आप होने चाहिए, और कोई नहीं। अगर हैं तो उनसे ये कहिए कि 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, प्रथम कवि और प्रस्तोता, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के, देखिए गणपति चंद्रगुप्त है, ये है रचना, ये है वर्ष, ये है रचनाकार, ठीक है, और ये है प्रस्तोता। हमें क्या जानना है यहाँ पर, जो गणपति चंद्रगुप्त है ये सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे मानते हैं, हंसावली को। समय क्या है इसका, 1370। रचनाकार कौन है, असायत। यहां से आपको कवि विशेष के तौर पर भी याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि पहली रचना कौन सी है सूफी काव्यधारा की। अगर पूछा जाएगा कवि विशेष के तौर पे, तब तो आपको लगाना है कवि विशेष के तौर पे ही। अगर आपको नॉर्मल पूछा जाएगा कवि वहां पर या आचार्य वहां पर विद्वान नहीं दिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से प्रश्न जो प्रकाशन वर्ष है, जो वर्ष उसके आधार से आपने उत्तर लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं चंदायन को। वर्ष इसका 1379 है। रचनाकार इसके मुल्ला दाऊद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं सत्यवती कथा को, और प्रथम प्रथम रचनाकार मानते हैं ईश्वर दास को। रचना का समय क्या है, 1501। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये मानते हैं प्रथम रचना मृगावती को सूफी काव्यधारा की, और इसके रचनाकार कौन होंगे, कुतुबन। समय क्या है, 1501 इसका समय हो जाएगा। ये हो गया यहां से। अब देखिए असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है, विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। किसकी कहानी है, हंसावली की। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। जो रामकुमार वर्मा है, इन्होंने मुल्ला दाऊद को, इनका इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें इन्होंने इन्हें संधि काल के अंतर्गत रखा है। याद रखना है, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है परंतु पूछा जा सकता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले ये।
जो चंदायन है इसके अन्य नाम क्या है? लोर कहा या लोर कथा। और ये नाम दिया है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। आगे हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य, ये देखिएगा, ये भी आपको याद होने चाहिए। ऊपर वाला याद नहीं कर पाए तो ये याद होना ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हंसावली, समय है इसका 1370, कवि है इसके अस्सायत, भाषा इसकी राजस्थानी है। इसमें जो छंद और दोहा है ये क्या है? चौपाई और छंद इसमें है। हंसावली रचना हो जाएगी अस्सायत की। चंदायन रचना वर्ष 1379, रचनाकार इसके मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। भाषा इसकी अवधी हो जाएगी। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लखमसेन पद्मावती, समय इसका 1459 है। रचनाकार दामोदर कवि होंगे। भाषा राजस्थानी है। ये आगे छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्यवती कथा, समय 1501 है। रचनाकार ईश्वर दास हैं। भाषा अवधी है। छंद इसमें दोहा चौपाई है। रचना है मृगावती, किसकी हो जाएगी? कुतुबन की। समय क्या है? 1501। भाषा क्या है? अवधी। छंद इसमें दोहा चौपाई का है। माधवानल कामकंदला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किसकी रचना है माधवानल कामकंदला? गणपति की, सिर्फ गणपति की, चंद्रगुप्त नहीं, सिर्फ गणपति की है। समय 1527 और भाषा इसकी राजस्थानी होगी। इसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पद्मावत, किसकी रचना है पद्मावत? ये हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी की। समय क्या होगा? 1540। भाषा इसकी अवधि हो जाएगी और चौपाई दोहे का प्रयोग किया गया है। क्या? चौपाई दोहा। पूरी की पूरी पंक्ति है जो फैक्ट वाली, आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगला देखिए मधुमालती, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। मंझन की रचना होगी, 1545 इसका समय है। भाषा अवधि है। छंद इसमें दोहा और चौपाई है। अगला देखिए माधवानल कामकंदला नाम से ही दूसरी रचना आती है। इसके रचनाकार हो जाएंगे कुशल लाभ। समय क्या होगा? 1556। भाषा क्या है? राजस्थानी। और छंद इसमें चौपाई दोहा सोरठा होगा। और जो माधवानल कामकंदला चौपाई नाम से है, ये सिर्फ माधवानल कामकंदला नहीं, माधवानल कामकंदला चौपाई। फिर रचना है प्रेम विलास प्रेमलता, जटमल की रचना होगी, ये नहीं पूछेगी। अगला है ये रूप मंजरी, जो रूप मंजरी है किसकी रचना होगी? नंददास की, भक्ति काल के हैं ये अष्टछाप के कवि। समय इनका 1562 हो जाएगा, रचना का 1568 रचना का हो जाएगा। दोहा चौपाई इसमें प्रयोग में लाई गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है ये। अगली जो रचना है माधवानल कामकंदला, ये किसकी रचना है? आलम की। समय क्या है? 1584। भाषा क्या है? अवधि। दोहा इसमें जो छंद क्या है? चौपाई दोहा सोरठा। माधवानल नाम से आपकी तीन रचना हो गई। माधवानल कामकंदला 1527 गणपति की रचना है। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 कुशल लाभ की रचना है। माधवानल कामकंदला 1584 आलम की रचना है। भाषा इन सभी की देखिए, माधवानल कामकंदला जो कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई थी, राजस्थानी भाषा है। माधवानल कामकंदला गणपति की रचना है और राजस्थानी भाषा है। और माधवानल कामकंदला 1584 वाली आलम की रचना है और अवधी भाषा में लिखी गई है। थोड़ा सा इसका आपने ध्यान रखना है। फिर छिताई वार्ता इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। किसकी रचना है? नारायण दास की। समय क्या है? 1590। भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा है और इसमें छंद दोहा और चौपाई होगा। चित्रावली इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। 1613 समय होगा रचना वर्ष। और उस्मान की रचना होगी। भाषा अवधि है। चौपाई दोहे में रचना लिखी गई है। रसरतन इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है ये? पुहकर की रचना है ये। समय है 1618। भाषा इसकी अवधि है। दोहा चौपाई में लिखा गया है इसे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। 1619 समय हो जाएगा। भाषा अवधि है। दोहा चौपाई में इसे भी लिखा गया है। नल दमयंती नरपति व्यास की रचना हो जाएगी, पूछी जाती है ये भी। और भाषा इसकी अवधि हो जाएगी। दोहा चौपाई में लिखी गई है। हंस जवाहिर इंपॉर्टेंट रचना है ये, 1731 में लिखी गई थी। कासिम शाह की रचना है, अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाई इसका छंद हो जाएगा। नल चरित्र
जो नल चरित्र है ये किसकी रचना है? मुकुंद सिंह की। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे इसमें। इंद्रावती इंपॉर्टेंट रचना है, नूर मोहम्मद की रचना होगी, 1744 में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त है। अनुराग बांसुरी, ये जो अनुराग बांसुरी है ये भी नूर मोहम्मद की रचना हो जाएगी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा इसकी भी अवधि हो जाएगी, और ये किस छंद में लिखी गई है? बरबे चौपाई छंद में। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, 17वीं शती के मध्य संख्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचे गए हैं ये जान कवि के द्वारा रचे गए हैं। कितने हैं ये? लगभग 78 के आसपास हैं ये। इनका रचना काल क्या है? 1612 से 1664। और इसमें जो 29 हैं ये प्रेमाख्यानक हैं ग्रंथ। नाम है इनका कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलाबंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिज रशा, साहिजा, देवा देवलदे, कथा कलंदर, कथा लैले मजनू। जो मैंने हाईलाइट किए हैं यही पूछे जाएंगे और नहीं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ग्रंथ लैला मजनू, लैले मजनू ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं। अगला देखिए, जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं। जो जान कवि हैं ये प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। याद रखिएगा, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। अगला देखिए, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखमसेन पद्मावती कथा को कथा कहा था। वीर कथा कहा था, ये याद रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा। अगला है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। और ईश्वर दास को रीति का जो प्रेमाख्यानक काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आगे मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये पंक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मृगावती ने चंद्र नगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की कथा का वर्णन प्रेम कथा के माध्यम से किया है। फैक्ट याद रखिए, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। और मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। इसमें आपको बहुपत्नीवाद देखने के लिए नहीं मिलती मधुमालती में। मधुमालती के नायक याद रखिए कौन है? मनोहर। और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अंतर्गत याद रखिए, इसमें मेन जो नायक नायिका है तो वो है मनोहर और मधुमालती। और जो वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में? ठीक है। और जो ये प्रेम कथा इसी के अंतर्गत प्रेमा और ताराचंद की कथा भी वर्णित है। मतलब मेन कैरेक्टर मनोहर और मधुमालती है, सब कैरेक्टर इसमें प्रेमा और ताराचंद भी है, ये भी याद रखिएगा। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था टेट की परीक्षा में, ये वाला यहाँ पर। जो बनारसी दास हैं, बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? अर्ध कथानक। ये थोड़ा सा मैं अलग कलर का कर देता हूँ क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा लिखी थी अर्ध कथानक नाम से, और ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है। इसमें इन्होंने दो प्रेमाख्यानकों का वर्णन किया है। एक तो हो गया मृगावती, दूसरा हो गया मधुमालती। ठीक है, इनका उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने क्या कहा? तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंक्ति पूछी जाती है और पूछी जाएगी आपसे। फिर देखिए आगे क्या है।
सन 1643 में, विक्रमी संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। लिखने की आवश्यकता नहीं, फैक्ट याद रखिए। अब नाम आ गए यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? जायसी कृत पद्मावती में कुल 57 खंड है। और जो जायसी है, इनका प्रिय अलंकार क्या है? इनका प्रिय अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने से पूर्व लिखे गए ग्रंथ कितने बताए हैं? प्रेमाख्यानक ग्रंथ 4, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती। इनमें से जो 2 ही पुस्तकें मिलती हैं, एक मधुमालती और दूसरी मृगावती। मधुमालती मंजन की रचना हो जाएगी, मृगावती कुतुबन की। जायसी के गुरु कौन थे? फकीर शेख मोहिनुद्दीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और शेरशाह के समकालीन थे ये मलिक मोहम्मद जायसी। और अमेठी के निकट जायस नामक नगर में रहते थे मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं और उनके विषय दिए गए हैं, इन्हें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। इसमें क्या विषय है? नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी यहाँ पर बतलाई गई है। जो अखरावट है, इसमें क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां आपको अखरावट में देखने के लिए मिलती हैं। अगली जो रचना है इनकी, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा यहाँ पर दी गई है। चित्र रेखा, जो चित्र रेखा है, ये इनका लघु प्रेमाख्यानक है, याद रखना है। कहरानामा, कहरानामा ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन करता है और ये कहरावा शैली में लिखा गया है। मसलानामा, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कहनावत, ये भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। जो अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने जायसी के मुख्यतः 3 ही ग्रंथ स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आगे जो नाम है, जो आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा कैसी है? इसकी कथा, जो इसकी पहले की कथा है, पूर्वार्ध की जो कथा है पद्मावत की, ये पूर्णतः कल्पित है, परंतु जो उत्तरार्ध की कथा है ये ऐतिहासिक है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी सूफी रचनाकार है, इन्होंने कथा इसी तरह से रखी है। इनकी जो कथाएं पूरी तरह से सत्य नहीं, आधी इनकी सत्य है, आधी झूठी हैं। जो पहले वाला भाग है इनकी रचना का, तो वो कल्पित है, और जो बाद वाला भाग है तो वो सत्य होगा। देखिए आगे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। ये जायसी द्वारा पूरी की गई। याद रखिए, पंक्ति पूछी जाएगी आपसे परीक्षा में। फिर यहाँ पर देखिए, जो पद्मावत महाकाव्य है, जिसकी भाषा अवधी है, इसमें जो प्रतीक रखे गए हैं वो किस किस तरह से रखे गए हैं, कौन कौन है? जैसे कि जो राजा रतन सेन है, ये क्या प्रतीक देता है महाकाव्य में? ये प्रतीक देता है मन का और आत्मा का। जो सिंहल द्वीप है, ये क्या प्रतीक है? ये हृदय का प्रतीक है। और जो चित्तौड़गढ़ है, ये किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है। जो रानी है पद्मावती, ये किसका प्रतीक है? ये श्रद्धा का प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। और जो तोता है, जिसको सुवा या हीरामन तोता कहा जाता है, ये गुरु का प्रतीक है। जो नागमती है, ये दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। शैतान है, इसमें राघव चेतन है, जिसकी वजह से सारा युद्ध होता है, ये शैतान का प्रतीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या प्रतीक है? माया का प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, डेफिनेट पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, देख लेना, ये यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। आगे क्या है?
विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति बताया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पूछा जाएगा आपसे पूरा का पूरा। ये यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा निशान बना दिया, याद रखना। पद्मावत का नागमती वियोग खंड कनेक्ट हो गए। ठीक है, एम आई ऑडिबल? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? आज बार बार लाइट जा रही है, पता नहीं क्यों। आवाज ठीक है? बताइएगा आवाज ठीक है या नहीं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है?